हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन मौर्य आप सबका एक बार फिर से एनकेएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आपको हम पढ़ाएंगे आरआरबी एनटीपीसी की प्रीवियस ईयर की जीके जीएस की क्लास नंबर यह 4 है। फ्रेंड्स, इससे पहले जो है हम 3 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से देख लीजिए, क्योंकि परीक्षा में आपको प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। और यह जो तुम्हारी क्लास है यह 29 दिसंबर, कौन सी, 29 दिसंबर 2020, 29 दिसंबर 2020 की यह जो है सेकेंड शिफ्ट है। सेकेंड शिफ्ट, क्योंकि उस समय कोरोना काल चल रहा था तो एक दिन में 2 ही पेपर होते थे, इसलिए यह तुम्हारी जो है केवल सेकेंड शिफ्ट है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले जो वीडियो अपलोड किए हैं आप जो है जरूर देख लीजिए, क्योंकि परीक्षा में हम यहाँ से प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। एक प्रश्न के साथ में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं उन सबको डिस्कस करते हैं, ताकि परीक्षा में आपके प्रश्न जो है गलत ना हो सकें। तो फ्रेंड्स, आपसे अनुरोध है कि यह जो है पूरी वीडियो जरूर देखें और जो है अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लखनऊ। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ। इसको याद रखने की एक ट्रिक भी है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। अगर आप जो है बीमार होते हो तो आपकी बीमारी में लाखों रुपए खर्च होते हैं, इससे आपको याद हो जाएगा लखनऊ। क्या हो जाएगा? अगर आप बीमार होते हैं तो आपकी औषधि में जो है लाखों रुपए खर्च होते हैं, इससे आपको जो याद हो जाएगा लखनऊ। क्या हो जाएगा? लखनऊ। अब इस क्वेश्चन के साथ में भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह तुम्हारा जोधपुर राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? जोधपुर राजस्थान में। अगर आपसे पूछ ले कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह तुम्हारा इज्जत नगर बरेली में स्थित है। कहाँ पर? इज्जत नगर बरेली में। अगर आपसे पूछ ले कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह तुम्हारा हिसार हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर? हिसार हरियाणा में। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह तुम्हारा मखदूम मथुरा में स्थित है। कहाँ पर? मखदूम मथुरा में। अगर आपसे पूछ ले कि केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह बीकानेर राजस्थान में। कहाँ पर? बीकानेर राजस्थान में। अगर आपसे पूछ ले कि केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह तुम्हारा नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? नागपुर महाराष्ट्र में। अगर आपसे पूछ ले कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह तुम्हारा लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में। अगर आपसे पूछ ले कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह तुम्हारा कटक उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर? कटक उड़ीसा में। अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह तुम्हारा नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह तुम्हारा कानपुर में स्थित है। कहाँ पर है? कानपुर में। अगर आपसे पूछ ले कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह तुम्हारा राजामुंदरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? राजामुंदरी आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मर्केसिया। किससे संबंधित है? मर्केसिया। तो ब्रायोफाइटा जो है यह तुम्हारा जो है मर्केसिया से संबंधित है। किससे? मर्केसिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बेलगांव। जो बेलगांव कर्नाटक है, यहाँ पर जो है महात्मा गांधी ने 1924 में, कब? 1924 में मात्र एक बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रमुख अधिवेशन हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर पूछ ले कि 1924 में जो है या बेलगांव कर्नाटक में जो है अधिवेशन हुआ था, महात्मा गांधी जो एकमात्र बार जो है इसके अध्यक्ष बने थे। अगर आपसे पूछ ले कि 1917 में जो है इसका अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो इसका अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। इसकी अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। यह जो है प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कौन थी? प्रथम महिला। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है।
कि प्रथम महिला जो है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? यह बनी थी एनी बेसेंट। 1925 में होता है कानपुर अधिवेशन। इसमें जो अध्यक्ष बनती हैं, यह बनती हैं सरोजिनी नायडू। ये जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो है यहाँ कब बनी थी? तो यह बनी थी 1925 में। उनका नाम था सरोजिनी नायडू। अगर केवल प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट हो जाएगा। अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, याद रखना। 1929 में होता है लाहौर अधिवेशन। कहाँ होता है? लाहौर अधिवेशन। इसके अध्यक्ष होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन होते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। किसकी मांग की जाती है? पूर्ण स्वराज की मांग। नेक्स्ट अधिवेशन है 1931 का कराची अधिवेशन। कब का अधिवेशन? 1931 का कराची अधिवेशन। इसके अध्यक्ष तुम्हारे होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन होते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें जो है मौलिक अधिकार की मांग की जाती है। कब की जाती है? मौलिक अधिकार की मांग। 1937 में तुम्हारा होता है फैजपुर गांव में अधिवेशन। इसके अध्यक्ष होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये जो है गांव में होता है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, वैसे इसकी जो है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि गांव में अधिवेशन होता है एकमात्र बार। अगला है 1938-39। यह जो हरिपुरा त्रिपुरी अधिवेशन होता है मध्य प्रदेश में। यहाँ पर मध्य प्रदेश में। इसके अध्यक्ष होते हैं सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद में 1940 से 45 तक कोई अधिवेशन नहीं होता है। 1940 से 45 तक कोई भी अधिवेशन नहीं होता है। इस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं वह बनते हैं अबुल कलाम आजाद। यह जो है सबसे लंबे समय तक जो है अध्यक्ष रहे थे। सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट है 1946-47। यह होता है मेरठ में अधिवेशन। कहाँ होता है? मेरठ में। इसके अध्यक्ष होते हैं जेबी कृपलानी। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यह तुम्हारे थे जेबी कृपलानी। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1948 का अधिवेशन होता है जयपुर में। इसके अध्यक्ष बनते हैं पट्टाभी सीतारमैया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो यह तुम्हारे बने थे पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथन क्या है? तो यह तुम्हारा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रोग्रामिंग भाषा। क्या है? क्या है? प्रोग्रामिंग जो है भाषा है। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम कंप्यूटर की कुछ प्रमुख लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, जिसको कहते हैं निम्न स्तरीय भाषा। क्या कहते हैं? निम्न स्तरीय भाषा, या फिर मशीनी भाषा भी इसको कहते हैं। एक होती है असेंबली भाषा, इसको कहते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज। क्या कहते हैं? मिडिल लेवल लैंग्वेज। एक होती है उच्च स्तरीय भाषा, इसको कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। इसका यूज जो है सॉफ्टवेयर बनाने में भी किया जाता है। कौन सी भाषा का? उच्च स्तरीय भाषा का। इसके उदाहरण है तुम्हारे कोबल हो जाएगा, कोबोल हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा, लोगो हो जाएगा, फोर्ट्रान हो जाएगा, या इसी को फोर्ट्रान भी कहते हैं। बेसिक हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी प्लस प्लस हो जाएगा, जावा हो जाएगा, कोमल हो जाएगा, या फिर लिस्प हो जाएगा। इसकी खोज की थी जॉन मैकार्थे ने। किसने की थी? जॉन मैकार्थे ने। इसका जो है इस भाषा का प्रयोग किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। कौन सी भाषा का? लिस्प का। LISP। इसका उपयोग किया जाता है तुम्हारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता कहाँ का मूल निवासी था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मोरक्को का मूल निवासी था। कहाँ का था? मोरक्को का मूल निवासी था। अब इस प्रश्न के साथ में भारत आने वाले जितने भी यात्री हैं उन सबका निपटारा यहीं पर करते हैं, ताकि परीक्षा में कोई भी इससे प्रश्न आए तो आपका गलत ना हो पाए। अगर आपसे पूछ ले मेगास्थनीज जो है यह कहाँ का निवासी था? यह यूनान का निवासी था। कहाँ का? यूनान का निवासी था। यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था और इसने जो है इंडिका नाम की एक पुस्तक भी लिखी थी। कौन सी पुस्तक? इंडिका नाम की पुस्तक। अगला है फाहियान। यह जो है चीन का निवासी था। कहाँ का निवासी था? चीन का। और यह जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। यह लगभग जो है 499 AD में भारत आया था। 499 AD। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, यह जो है भारत कब आया था? तो याद रखना 499 AD में भारत आया था। अगला यात्री है मार्को पोलो। यह जो है इटली का मूल निवासी था। कहाँ का? इटली का। अगला है अब्दुल रज्जाक। कौन सा है? अब्दुल रज्जाक। यह कहाँ का मूल निवासी था? यह पर्सिया का मूल निवासी था। कहाँ का? पर्सिया का। नेक्स्ट है निकोलो कोंटी। यह कहाँ का था? यह इटली का मूल निवासी था। और यह जो है
15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य में कई साल बिताए थे। अगर आपसे पूछ लिया भारत कब आया था, तो यह 15वीं शताब्दी में भारत आया था। अगला है विलियम हॉकिंस। कौन है विलियम हॉकिंस? यह जो है ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम ने उन्हें सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। कहाँ पर? सम्राट जहांगीर के दरबार में जो है भेजा था इसको। अगला है वास्को डी गामा। यह जो है 20 मई 1498 को भारत आया था, क्योंकि यह पुर्तगाली यात्री था और इसी के बाद जो है भारत आने का जो रास्ता है वो तय हुआ था। अगला है आपका अफनासियस निकितन। यह जो है रूस का यात्री था और 1469 में भारत आया था। कब आया था? 1469 में। अगला है डोमिंगो पेस। यह जो है पुर्तगाल का यात्री था। कहाँ का था? पुर्तगाल का यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं नामा निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गुलबदन बेगम। किसके द्वारा लिखी गई है? गुलबदन बेगम के द्वारा। अब इस क्वेश्चन के साथ में मुगल कालीन कुछ पुस्तकें हैं और उनके लेखक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि जो बाबरनामा है इसको किसने लिखा है, तो इसको बाबर ने लिखा है। किसने लिखा है? बाबर ने। अगर आपसे हुमायूं नामा पूछ ले तो इसको लिखा है गुलबदन बेगम ने। किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने। अगर आपसे पूछ ले तज़किरात उल वाक़ियात, इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है जौहर अफ्ताबची ने। किसने लिखा है? जौहर अफ्ताबची ने। अगर आपसे पूछ ले कि आईने अकबरी किसने लिखा है, तो इसको लिखा है अबुल फजल ने। किसने लिखा? अबुल फजल ने। इसमें जो है कुल 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, ये भी याद रखना। अगला है तबकात ए अकबरी। अगर आपसे पूछ ले इसको किसने लिखा है, तो इसको लिखा है निजामुद्दीन अहमद ने। किसने लिखा है? निजामुद्दीन अहमद ने। अगर आपसे पूछ ले कि इकबाल नामा ए जहांगीरी किसने लिखा है, तो इसको लिखा है मुतमिद खान ने। किसने लिखा है? मुतमिद खान ने। अगर आपसे पूछ ले कि शाहजहां नामा किसने लिखा है, तो इसको लिखा है इनायत खान ने। किसने लिखा है? इनायत खान ने। अगर आपसे पूछ ले कि बादशाह नामा किसने लिखा है, तो इसको लिखा है अब्दुल हमीद लाहौरी ने। ये बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी भारत में एक अधिरोपित प्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गुड्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका जो है यह सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। किसके किसके बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो है यह तुम्हारा जो है कावेरी जल विवाद है। अब इस क्वेश्चन के साथ में कुछ प्रमुख जल विवाद के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि कृष्णा नदी जल विवाद जो है यह किन दो नदियों पर है, तो यह तुम्हारा किन दो राज्यों में है? यह तुम्हारा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। अगर आपसे पूछ ले कि गोदावरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है, तो यह तुम्हारा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच, ये भी तुम्हारा है। अगर आपसे पूछ ले कि यमुना नदी जल विवाद जो है यह किन राज्यों के बीच है, तो यह तुम्हारा जो है उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के बीच है। किसके इसके बीच? उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के बीच है। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि पेरियार नदी जल विवाद जो है यह किन राज्यों के बीच है, तो यह तुम्हारा हो जाएगा तमिलनाडु और केरल के बीच। इसके बीच हो जाएगा तमिलनाडु और केरल के बीच। अगर आपसे पूछ ले कि महानदी जल विवाद जो है यह किन राज्यों के बीच है, तो यह तुम्हारा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच है। किसके बीच है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच। अगर आपसे पूछ ले कि काली नदी विवाद जो है यह किन दो देशों के बीच है, तो यह तुम्हारा हो जाएगा भारत और नेपाल के बीच। किसके इसके बीच? भारत और नेपाल के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? ये जब उस समय क्वेश्चन पूछा गया था तो 2020 का पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2020 का। अब जो है इसमें पूछेगा तुम्हारा नया ही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फ्रांस के राष्ट्रपति। कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो थे, ये जो है भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पेरिस, फ्रांस। कहाँ पर इसका मुख्यालय है? इसका मुख्यालय जो है पेरिस, फ्रांस में है। याद रखना। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम विश्व के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इसका मुख्यालय कहाँ है,
तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में है। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय भी है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय भी जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और जो तुम्हारा होगा विश्व व्यापार संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इनके सबके भी मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगर आपसे पूछ ले कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसको यूनेस्को कहते हैं, तो इसका मुख्यालय तुम्हारा कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। यही तो क्वेश्चन था तुम्हारा। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, जिसको कहते हैं ओपेक, इसका मुख्यालय तुम्हारा वियना, ऑस्ट्रेलिया में है, वियना, ऑस्ट्रिया में है। इसमें कुल जो है 12 देश जो है सदस्य हैं वर्तमान में। कितने हैं? 12 देश। अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है लंदन, ब्रिटेन में। अगर आपसे पूछ ले कि खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है रोम, इटली में। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो उसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अगर आपसे पूछ ले कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ आसियान, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में। अगर आपसे पूछ ले कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है बर्लिन, जर्मनी में। कहाँ पर? बर्लिन, जर्मनी में। अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय आबू धाबी, UAE में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा करते समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उर्जित पटेल। कौन हो जाएगा? उर्जित पटेल। 8 नवंबर 2016 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि 500 और 1000 के जितने भी नोट हैं, इन सबको जो है चलन से बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ब्राजील। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ब्राजील जो है या दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। अब इस क्वेश्चन के साथ में जितने भी महाद्वीप हैं, उन सबके बड़े और छोटे देशों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसके अलावा आपको कहीं से भी ये सब पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो एशिया का सबसे बड़ा देश है रूस। अगर आपसे पूछ ले कि एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो सबसे छोटा देश हो जाएगा मालदीव। अगर आपसे पूछ ले कि यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो यूरोप का भी सबसे बड़ा देश है रूस। क्योंकि ये एशिया और यूरोप दोनों में फैला हुआ है, इसलिए इसको कभी कभी यूरेशिया भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? यूरेशिया, क्योंकि ये दोनों महाद्वीप में फैला हुआ है। अगर पूछ ले कि यूरोप महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो सबसे छोटा देश हो जाएगा वेटिकन सिटी। कौन सा हो जाएगा? वेटिकन सिटी। अगर आपसे पूछ ले कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो इसका है अल्जीरिया। कौन सा देश है? अल्जीरिया। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे छोटा देश कौन सा है, तो हो जाएगा सेशेल्स। कौन सा देश हो जाएगा? सेशेल्स। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो यह तुम्हारा कनाडा है। कौन सा है? कनाडा। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो यह तुम्हारा हो जाएगा अल सल्वाडोर। कौन सा हो जाएगा? अल सल्वाडोर। अगर आपसे पूछ ले कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो यह तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। अगर आपसे पूछ ले कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो यह तुम्हारा हो जाएगा नौरू। कौन सा हो जाएगा? नौरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जादूगोड़ा। यह जो जादूगोड़ा है, यह यूरेनियम के खनन के लिए जो है प्रसिद्ध है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में यह पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 तक के अनुसार उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 25। वर्तमान में कितनी संख्या है उच्च न्यायालय की? कुल जो है 25 संख्या है। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम उच्च न्यायालय के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं, अगर आपसे पूछ ले कि उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट जो है यह संविधान के किस भाग में है, तो यह भाग 6 में है। किसमें है? भाग 6 में। अगर आपसे पूछ ले यह कितने से कितने अनुच्छेद तक है, तो यह 214 से 231 जो है अनुच्छेद तक है। अगर आपसे पूछ ले कि हाई कोर्ट की स्थापना शुरुआत में कब हुई थी, तो 1861 में एक जो है एक्ट पारित हुआ था, जिसके तहत 1862 में कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1862 में। अगर आपसे पूछ ले कि 25वां जो हाई कोर्ट है यह तुम्हारा अमरावती आंध्र प्रदेश में बना है। कहाँ पर बना है? अमरावती आंध्र प्रदेश में। अगर आपसे पूछ ले कि आर्टिकल 214 में क्या है, तो इसमें है जो भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ये आर्टिकल 214 में है। आर्टिकल 215 में क्या है? इसमें तुम्हारा है जो हाई कोर्ट को अभिलेखीय न्यायालय कहा गया है। क्या कहा गया है? अभिलेखीय न्यायालय। इसका मतलब होता है इसके निर्णय जो हैं वह सभी जगह लागू होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तापी। कौन सी नदी? तापी नदी जो है यह अरब सागर में गिरती है। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम जो है अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं, अरब सागर में जो प्रमुख नदियां हैं तुम्हारी, यह हो जाएगी नर्मदा हो जाएगी, ताप्ती हो जाएगी, सिंधु हो जाएगी, पूर्णा, साबरमती, माही, शरावती, पेरियार, भरत और भरतपुजा। ये जितनी भी नदियां हैं ये सभी नदियां जो हैं अरब सागर में गिरती हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगर पूछ ले आपसे यह बैठक जो है बुलाता कौन है, तो यह बैठक जो है यह बुलाता है तुम्हारा राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है यह बैठक को बुलाता है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम जो है लोकसभा से जितने भी पॉइंट बन सकते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि यह जो लोकसभा है यह संविधान के किस अनुच्छेद में है, यह तुम्हारा अनुच्छेद 80 में है। किसमें है? अनुच्छेद 80 में। और इसको जो है निम्न सदन, लोकप्रिय सदन या फिर इसको प्रथम सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम सदन। अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है, तो 550 है। पहले जो है 552 हुआ करती थी। इसमें जो है एक तुम्हारा संविधान संशोधन हुआ जिसमें 2 एंग्लो इंडियन वाले जो सदस्य हुआ करते थे उनको हटा दिया गया। तो 550 जो है अधिकतम सीटों की संख्या बची है, जिनमें से 543 पर चुनाव होते हैं। कितने पर होते हैं? 543 सीटों पर जो है चुनाव होते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो यह तुम्हारे थे जी.वी. मावलंकर। कौन थे? जी.वी. मावलंकर। गणेश देव वासुदेव मावलंकर। अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो यह तुम्हारे हैं ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला। यह जो है 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी यही तुम्हारे थे। अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो यह तुम्हारी थी मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष, इसको मायोपिया भी कहते हैं, वाले व्यक्ति की दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डायवर्जन लेंस। कौन सा लेंस हो जाएगा? डायवर्जन लेंस। इस जो लेंस को है इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको जो है अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी लेंस, क्योंकि यह जो है किरणों को फैला देता है। ये जो अभिसारी लेंस है इसको कहते हैं उत्तल लेंस। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं उत्तल लेंस। ये भी याद रखना, इसको उत्तल लेंस कहते हैं। तो इसको जो है निकट दृष्टि दोष के लिए डायवर्जन लेंस या फिर अपसारी लेंस या फिर इसी को अवतल लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल लेंस। अवतल लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। अब इस क्वेश्चन के साथ में जो है हम दृष्टि दोष से संबंधित कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि निकट दृष्टि दोष को सही करने के लिए अवतल लेंस या अपसारी लेंस या फिर डायवर्जन लेंस, जो ऊपर अभी बता चुके हैं क्वेश्चन, इन सब का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए, तो इसको उत्तल लेंस या फिर अभिसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल लेंस या फिर अभिसारी लेंस का। क्योंकि उत्तल लेंस जो तुम्हारा होता है कुछ इस प्रकार से होता है, ये जो किरणों को लाता है एक प्रकार जो है इकट्ठा कर देता है, इसीलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि जरा दृष्टि दोष जो होता है या इसको कहते हैं प्रेस बायोपिया,
इसको ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसको ठीक करने के लिए बायोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसको? बायोफोकल लेंस। इस लेंस की जो है खोज की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है बायोफोकल लेंस की खोज की थी। अगर आपसे पूछ ले जो अड़ानता बीमारी होती है, कलर ब्लाइंडनेस, यह एक तुम्हारी जन्मजात बीमारी होती है और इसका जो है कोई इलाज नहीं होता है। अगर आपसे पूछ ले मानव नेत्र की जो निकट बिंदु होता है इसका कितना होता है? या 25 सेंटीमीटर। यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए कम से कम नेत्र से जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखना होता है। अगर आपसे पूछ ले कि मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है, तो यह अनंत होता है। कितना होता है? अनंत। यानी मनुष्य जो है अनंत तक जो है किसी चीज को स्पष्ट तरीके से देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जंतर मंतर नई दिल्ली। ये जो है यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है। बाकी तुम्हारा जो अजंता की गुफा है औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, ये भी विश्व धरोहर में शामिल है। रानी की वाव पाटन गुजरात में, ये भी शामिल है। और सूर्य मंदिर कोणार्क ओडिशा, ये भी तुम्हारा जो है यूनेस्को में शामिल है। अब इस क्वेश्चन के साथ में यूनेस्को से जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु बन सकते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे, ताकि परीक्षा में आपके कोई भी प्रश्न जो है यहाँ से गलत ना हो पाए। अगर आपसे पूछ ले यूनेस्को, अगर इसकी फुल फॉर्म पूछ ले तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। अगर आपसे पूछ ले कि जो भारत है इसका सदस्य कब बना था, तो भारत 1946 में जो है इसका सदस्य बना था। अगर आपसे पूछ ले कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में। अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत की वर्तमान में जो यूनेस्को में विश्व धरोहर सूची है उसमें कुल कितने स्थान शामिल हैं, स्थल शामिल हैं, तो उसमें कुल जो है 43 स्थल शामिल हैं। कितने? 43 स्थल शामिल हैं। अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक स्थल जो है किस देश के शामिल हैं, तो तुम्हारे इटली के शामिल हैं। कहाँ के शामिल हैं? इटली के। आपसे पूछ सकता है कि भारत में जो है यूनेस्को में शामिल होने का सिलसिला जो है कब से चालू हुआ था, तो यह तुम्हारा भारत में पहली बार 1983 में 4 स्थल शामिल हुए थे। कौन कौन से? अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र में है, 1983 में शामिल हुई थी। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है, ये तुम्हारा 1983 में। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में, और आगरा का ताजमहल, ये चारों स्थल जो है 1983 में जो है पहली बार शामिल हुए थे। उसके बाद में अगर आपसे पूछ ले कि 43वीं विश्व धरोहर कौन है, तो तुम्हारा रामप्पा मंदिर है, तेलंगाना में। कहाँ पर? 2021 में शामिल हुआ था। इसको जो है यही तुम्हारा मंदिर जो है शामिल हुआ था। अगला है 40वीं स्थल जो है धोलावीरा, यह गुजरात में है, 2021 में शामिल हुआ था। यह जो तुम्हारा हड़प्पा कालीन स्थल है, कौन सा? यह तुम्हारा हड़प्पा कालीन स्थल है, 2021 में शामिल हुआ था। अगर 41वीं स्थल पूछ ले आपसे, तो यह तुम्हारा शांति निकेतन है, पश्चिम बंगाल में, यह 2023 में शामिल हुआ था। और होयसला मंदिर या 42वीं स्थित है, 42वीं स्थल है, यह तुम्हारा कर्नाटक में है, 2023 में शामिल हुआ था। अगर आपसे पूछ ले कि 43वां स्थल कौन सा है, तो यह तुम्हारा है चराई देव मोइदम, यह तुम्हारा असम में है, 2024 में भी शामिल हुआ है। ये 43वीं विश्व धरोहर स्थल है। ये एक टीला है एक प्रकार का, ये तुम्हारा शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2। हालांकि जो नींबू के रस का पीएच मान होता है वो लगभग 2.4 के आसपास होता है, लेकिन ऑप्शन में तुम्हारा 2 दिया गया था तो यही सही माना जाएगा। 7 जो होता है ये शुद्ध जल का पीएच मान होता है। 12 जो होता है ये लगभग तुम्हारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होता है, क्योंकि 7 के बाद में जितने भी होते हैं सब तुम्हारे क्षारीय होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के। कौन से प्रवृत्ति के? क्षारीय। अब इस क्वेश्चन के साथ में कुछ तत्व जो हैं उनके हम पीएच मान डिस्कस करेंगे, तो आइए एक एक करके देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इसी प्रकार से जीके जीएस पढ़ते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी जीके जीएस बहुत मजबूत हो जाएगी। और इस प्रकार से पढ़ने से आपको किसी भी स्पेशल करके किताब से आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के साथ में बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिल रहे हैं, तो आपकी जीके जीएस यहाँ से पूरी कवर हो जाएगी। अगर आपसे पूछ ले कि जल का पीएच मान कितना होता है, तो यह 7 होता है। यह जो होता है शुद्ध जल का होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7। 7 जो हमारा पीएच मान होता है यह ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है। अगर आपसे पूछ ले मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। अगर आपसे पूछ ले कि दूध का पीएच मान कितना होता है, क्या होता है? 6.4। कितना होता है? 6.4। हल्का दूध जो होता है हल्का अम्लीय
प्रकृति का होता है। अगर आपसे पूछ ले कि शराब का पीएच मान कितना होता है, तो 2.8 होता है। अगर आपसे पूछ ले NaCl, जिसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड, या इसी को कहते हैं साधारण नमक, क्या कहते हैं, साधारण नमक, इसका पीएच मान अगर पूछ ले तो इसका होता है 7। ये भी तुम्हारा एक जो है उदासीन प्रवृत्ति का होता है। अगर पूछ ले मानव लार का पीएच मान कितना होता है, तो 6.4 होता है। अगर पूछ ले आंसू का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 है। अगर आपसे पूछ ले कि सिरका का पीएच मान कितना होता है, तो 3 होता है। और HCl का पीएच मान 1 होता है, या जो है बहुत ही अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। अगर आपसे पूछ ले कि अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो 5.6 होता है। यह भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पीएच मान जो है कितने से कम होने पर अम्ल वर्षा प्रारंभ हो जाती है, तो 5.6 से कम होने पर जो है अम्ल वर्षा जो है प्रारंभ हो जाती है। अगर आपसे पूछ ले कि बैटरी में जो प्रयुक्त एसिड होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो उसका भी एक होता है तुम्हारा। बैटरी में जो प्रयुक्त होता है H2SO4 प्रयुक्त होता है। कौन होता है, H2SO4, इसी को कहते हैं H2SO4, यही तुम्हारा जो है प्रयुक्त होता है। अगर आपसे पूछ ले कि कास्टिक सोडा जो होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान होता है 14। यह जो है बहुत ही क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, बहुत ही क्षारीय, क्योंकि जिसका मान पीएच मान 14 होगा वह बहुत ही क्षारीय होगा। अगर आपसे पूछ ले मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको कहते हैं MgOH का होल्ड ऑयल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच मान अगर पूछे तो होता है 10.5। इसका जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको जो है एंटा एसिड के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है, एंटा एसिड। ठीक है, ये भी याद रखना, एंटा एसिड के रूप में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग, यहाँ पर लिख लो जीवाणु, जीवाणु से होता है। कौन सा रोग जो है जीवाणु से होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, टाइफाइड। टाइफाइड रोग जो है तुम्हारा यह जीवाणु से होता है। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम जीवाणु से होने वाले कुछ प्रमुख रोगों को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो जीवाणु से होने वाले तुम्हारे रोग जो हैं, ये तुम्हारा है टिटनेस, टाइफाइड, टीबी, कुष्ठ रोग, हैजा, पेचिस, प्लेग, न्यूमोनिया, डिप्थीरिया, काली खांसी आदि। ये सब जितने भी रोग हैं तुम्हारे, ये सब होते हैं टाइप जीवाणु से होने वाले रोग। अगर आपसे पूछ ले कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो यहाँ तुम्हारे हो जाएंगे मलेरिया, पायरिया, निद्रा रोग, काला आजार। ये सब रोग जो हैं तुम्हारे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ब्रह्मोस। कौन सी है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, कौन सी है, ब्रह्मोस। अगर आपसे पूछ ले, जो ब्रह्मोस है इसको किन दो देशों ने मिलकर बनाया है, तो इसको जो है भारत और प्लस रूस, इसने जो है इन दो देशों ने जो है इसको मिलकर बनाया है। और इसका जो ब्रह्मोस नाम पड़ा है, भारत की एक नदी है ब्रह्मपुत्र, कौन सी, ब्रह्मपुत्र, और रूस की एक नदी है मास्कोवा, कौन सी नदी, मास्कोवा, उसी के नाम से इसका नाम पड़ा है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस यहाँ से, मास्कोवा, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है ब्रह्मोस। अब इस क्वेश्चन के साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछ ले कि यह जो त्रिशूल है ये कौन सी मिसाइल है, या किस मतलब किस प्रकार से मार करती है, तो यह तुम्हारी जो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। कौन सी, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, यानी ये जो मिसाइल है तुम्हारी, या सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर वाली मिसाइल है। अगर आपसे पूछ ले पृथ्वी जो है यह सतह से सतह में मार करती है, कहाँ से, सरफेस टू सरफेस। अगर आपसे पूछ ले आकाश जो है यह भी तुम्हारी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और अगर आपसे पूछ ले अग्नि 5, यह मिसाइल जो है तुम्हारी, यह सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। और यह भारत की पहली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी है, यानी यह जो है अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है। यह एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक भी मार करने वाली मिसाइल है, क्योंकि इसकी मारक जो क्षमता है यह 5000 किलोमीटर है। कितनी है, 5000 किलोमीटर। और यह जो मिसाइल है तुम्हारी सैटेलाइट रोधी मिसाइल भी है। एक तुम्हारा नाग जो है यह तुम्हारा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। कौन से, नाग, क्वेश्चन पूछता है नाग क्या है, तो तुम्हारा एंटी टैंक रोधी मिसाइल है। इसका जो है परीक्षण हुआ था पहली बार 1990 में। कब हुआ था, 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्लेम, ऑप्शन नंबर 4 मार्लेम इंटो रिफॉर्म्स 1909। तो 1909 में सबसे पहले भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली जो है यह शुरू की गई थी। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। इसको जो है पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था, पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था इसको। बेबिल प्लान 1945 में आया था। रोलेक्ट एक्ट आया था तुम्हारा 1919 में। इसको जो है रोलेक्ट एक्ट को काला कानून या बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का भी कानून कहते हैं, क्योंकि इसके तहत 3 लोगों से ज्यादा अगर कहीं पर इकट्ठा होते थे तो उनको उठा करके सीधे जेल में डाल दिया जाता था, इसीलिए इसको कहा जाता है काला कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेल कोर i9 एक प्रकार का डैश, यह एक प्रकार का क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह एक प्रकार का जो है प्रोसेसर है। क्या है? एक प्रकार का जो है प्रोसेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो कितने से कितने क्लास के लिए, ये क्वेश्चन इसका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्री नर्सरी से कक्षा 12 तक। यह जो है समग्र शिक्षा अभियान जो है यह तुम्हारा प्री से 12th, ठीक है, यह प्री से 12th तक तुम्हारा है, 12th तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत गोविंद किसने लिखा है? ये जो बुक है एक प्राचीन साहित्य की किताब है, यह गीत गोविंद, इसके राइटर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जयदेव। कौन हो जाएगा? जयदेव। तो गीत गोविंद के लेखक हो जाएंगे जयदेव। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम प्राचीन साहित्य की जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उन सबको डिस्कस करेंगे, ताकि परीक्षा में आपके कोई भी प्रश्न गलत ना हो पाए और आपको किसी अन्य सोर्स से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अगर आपसे पूछ ले कि यह जो अष्टधाई पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं पाणिनि। कौन है? पाणिनि। और यह जो तुम्हारी है संस्कृत की प्रथम पुस्तक भी है। संस्कृत की प्रथम पुस्तक कौन सी है? अष्टध्यायी। अगर आपसे पूछ ले कि मेघदूतम पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं कालिदास। कौन है? कालिदास। अगर आपसे पूछ ले कि नागानंद के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं हर्षवर्धन। कौन है? हर्षवर्धन। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि रत्नावली के लेखक कौन है, तो इसके भी लेखक हैं हर्षवर्धन। अगर आपसे पूछ ले कि बृहत संहिता के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं वराह मिहिर। कौन है? वराह मिहिर। अगर आपसे पूछ ले कि मालती माधव के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं भवभूति। कौन है? भवभूति। अगर आपसे पूछ ले कि सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं आर्यभट्ट। कौन है? आर्यभट्ट। अगर आपसे पूछ ले कि गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं जयदेव। यही तुम्हारा क्वेश्चन था। अगर आपसे पूछ ले राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं कल्हड़। कौन है? कल्हड़। इस पुस्तक का जो इतिहास है यह कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। किससे? यह जो है कश्मीर के इतिहास से संबंधित है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट पुस्तक है भरत मुनि। नेक्स्ट नेक्स्ट तुम्हारी पुस्तक है नाट्य शास्त्र। कौन सी? नाट्य शास्त्र। तो इसके लेखक हो जाएंगे तुम्हारे भरत मुनि। कौन लेखक हैं? भरत मुनि। अगली है मिलिंद पन्हो। कौन से? मिलिंद पन्हो। इसके लेखक तुम्हारे कौन है? इसके लेखक हैं नागसेन। कौन है? नागसेन। अगली पुस्तक है महाभाष्य। कौन है? महाभाष्य। इसके लेखक हो जाएंगे तुम्हारे पतंजलि। कौन हो जाएंगे? पतंजलि। नेक्स्ट है बुद्ध चरित्र। कौन सी पुस्तक है? बुद्ध चरित्र। इसके लेखक हैं अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस। कौन सी है? मुद्रा राक्षस। इसके लेखक हो जाएंगे विशाख दत्त। कौन हो जाएंगे? विशाख दत्त। अगली पुस्तक है ऋतु संहारम। कौन सी है? ऋतु संहारम। इसके लेखक हो जाएंगे कालिदास। कौन हो जाएंगे? कालिदास। अगली पुस्तक है प्रियदर्शिका। कौन सी है? प्रियदर्शिका। इसके लेखक तुम्हारे हो जाएंगे हर्षवर्धन। कौन हो जाएंगे? हर्षवर्धन। नेक्स्ट पुस्तक है पंचतंत्र। इसके लेखक अगर आपसे पूछ ले कौन है, तो इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हो जाएंगे विष्णु शर्मा। अगली है प्रयाग प्रशस्ति। इसके लेखक हैं हरिसेन। कौन है? हरिसेन। अगली पुस्तक है कथा सरित सागर। कौन से है? कथा सरित सागर। अगर आपसे पूछ ले इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं सोमदेव। कौन है? सोमदेव। अगली पुस्तक है इंडिका। कौन सी है? इंडिका। इसके लेखक हैं मेगस्थनीज। मेगस्थनीज। ये जो मेगस्थनीज है यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है
यह भारत आया था। ठीक है, 305 ईसा पूर्व में। कब? 305 ईसा पूर्व में भारत आया था। अगला जो है मृच्छकटिकम, इसके लेखक हैं शूद्रक। कौन है? शूद्रक। अगली पुस्तक है रस रत्नाकर, इसके लेखक अगर आपसे पूछ ले तो इसके लेखक हो जाएंगे नागार्जुन। कौन हो जाएंगे? नागार्जुन। अगली पुस्तक है कर्पूर मंजरी, इसके लेखक हैं राजशेखर। कौन है? राजशेखर। अगली पुस्तक है अभिज्ञान शकुंतलम, इसके लेखक अगर आपसे पूछ ले तो इसके लेखक हैं कालिदास। कौन है? कालिदास। अगली पुस्तक है कुमार संभवम, इसके लेखक भी तुम्हारे हैं कालिदास। और नेक्स्ट है पंच सिद्धांत, इसके लेखक हैं वराहमिहिर। कौन है? वराहमिहिर। ये भी पुस्तक तुम्हारी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य है, ये तुम्हारा यहाँ पर आंसर होगा तुम्हारा कौन सा जो है सार्क का सदस्य नहीं है। ये क्वेश्चन है यहाँ पर, सार्क का सदस्य नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चीन। चीन जो है यह सार्क का सदस्य नहीं है। अब इस क्वेश्चन के साथ में जो है सार्क के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि परीक्षा में आपके जो है कोई प्रश्न गलत ना हो पाए। अगर आपसे पूछ ले कि सार्क की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। हिंदी में इसको कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1885 को ढाका में। कहाँ पर स्थापना हुई थी? ढाका में। अगर आपसे पूछ ले कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है काठमांडू नेपाल में। कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में। अगर इसमें पूछ ले कुल कितने देश सदस्य हैं, तो इसमें कुल 8 देश सदस्य हैं। कितने देश? 8। कौन कौन से देश सदस्य हैं? इसमें भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, ये 8 देश जो हैं इसमें सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंट्रिक्स कारपोरेशन लिमिटेड जो बेंगलुरु में है, यह क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसरो की मार्केटिंग शाखा। क्या है? यह जो है इसरो की एक मार्केटिंग शाखा है। अगर आपसे पूछ ले इसरो जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को जो है इसरो की स्थापना हुई थी। अगर इसके पूछ ले कि प्रथम जो है प्रथम इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। कौन थे? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अगर पूछ ले वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ वर्तमान में इसके जो है अध्यक्ष है। जातक कथाएं प्रसिद्ध हैं, किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये क्वेश्चन तुम्हारा पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जातक कथाएं जो है क्यों प्रसिद्ध हैं, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध धर्म के लिए जो है यहाँ से प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन के साथ में हम एक्स्ट्रा फैक्ट करवाएंगे बौद्ध धर्म से संबंधित, तो आइए देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध। इन्हीं को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। इनको कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया या एशिया का प्रकाश पुंज। इन्हीं को कहा जाता है एशिया का प्रकाश पुंज या फिर लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में। कब हुआ था? 563 बीसी में लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में इनका जो है जन्म हुआ था। और इनके जन्म का प्रतीक अगर आपसे पूछ ले कौन था, तो इनके जन्म का प्रतीक था कमल व सांड। क्या था? कमल व सांड। अगर आपसे पूछ ले कि गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या था? शुद्धोधन। यह जो थे तुम्हारे साक्यगढ़ के मुखिया थे। कौन थे? साक्यगढ़ के मुखिया। अगर आपसे पूछ ले कि इनकी माता का क्या नाम था, तो इनकी माता का नाम था माया देवी। क्या था? माया देवी। अगर आपसे पूछ ले कि गौतम बुद्ध जो है इनके बचपन का क्या नाम था, तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि जो है गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में जो है ग्रह को त्याग दिया था, तो इन्होंने 29 वर्ष की आयु में जो है ग्रह का त्याग किया था, और इस घटना को कहा जाता है महाभी निष्क्रमण। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है गौतम बुद्ध की ग्रह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है महाभी निष्क्रमण। अगर आपसे पूछ ले कि ग्रह त्याग का प्रतीक क्या है,
तो इसका प्रतीक है घोड़ा। क्या है प्रतीक? घोड़ा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के साथ में हम बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट करवाते हैं। ऐसे जीके जीएस पढ़ने को आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए जो है आप पैसेंस बना कर रखिए और पूरी क्लास देखिए, और जो है यहाँ से क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिल जाएंगे। अगर आपसे पूछ ले कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है कितने वर्ष की आयु में हुई थी, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की आयु में। कब हुई थी? 35 वर्ष की आयु में। अगर आपसे पूछ ले कि कब हुई थी, तो यह बैसाखी की पूर्णिमा की रात निरंजना या फिर फल्गु नदी के किनारे जो है पीपल वृक्ष के नीचे बोधगया में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जब ज्ञान की प्राप्ति इनको हो गई थी, तो यही सिद्धार्थ जो थे यही बुद्ध कहलाए थे। क्या कहा गया था इनको? ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध कहा गया था। अगर आपसे पूछ ले कि जो है गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो यह दिया था सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था। और इस प्रथम उपदेश की घटना को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। अगर आपसे पूछ ले कि जो है प्रथम उपदेश जो दिया था यह किस भाषा में दिया था, तो यह पाली भाषा में दिया था। किस भाषा में? पाली भाषा में दिया था। अगर आपसे पूछ ले कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 483 बीसी में। कब हुई थी? 483 बीसी में। कहाँ पर हुई थी? कुशीनारा या फिर देवरिया उत्तर प्रदेश में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी मृत्यु की जो घटना है इसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? या तुम्हारे थे बौद्ध धर्म और संघ। कौन कौन से थे? बौद्ध धर्म और संघ। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के साथ में इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट करवा दिए हैं जो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2019 में भारत रत्न से किसे सम्मानित नहीं किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। इनको जो है 2019 में भारत रत्न जो है नहीं दिया गया था। बाकी भूपेन हजारिका, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख, इन 3 लोगों को जो है 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम भारत रत्न से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब का निपटारा यहीं पर कर देंगे, ताकि आपको जो कहीं और से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अगर आपसे पूछ ले कि भारत रत्न जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 को। कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 को। अगर पूछ ले कि स्थापना के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो इसके राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। अगर आपसे पूछ ले कि यह जो है भारत रत्न जो है देता कौन है, तो यह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति देते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि देता कौन है, किसकी सिफारिश पर, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। अगर आपसे पूछ ले कि भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन है, तो यहाँ इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी। कब मिला था इनको? 1971 में मिला था। 1971 में। अगर आपसे पूछ ले कि पहली बार 1954 में 3 लोगों को जो है यह पुरस्कार दिए गए थे, तो यह कौन कौन से लोग थे? यह तुम्हारे एक थे सी राजगोपालाचारी, यह तुम्हारे थे स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक। इनको जो है 1954 में भारत रत्न दिया गया था। दूसरे तुम्हारे थे सीवी रमन। कौन थे? सीवी रमन। इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार जो है यह भी मिल चुका था, साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, फिजिक्स। एक तुम्हारे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यह तुम्हारे थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। इनको भी मिला था, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले कि भारत रत्न पाने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो यह तुम्हारे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर पूछ ले कब मिला था, तो इनको मिला था 1955 में। कब मिला था? 1955 में। अगर आपसे पूछ ले कि भारत रत्न पाने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको कब मिला था? इनको मिला था 1962 में। ये भी क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है कि मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन है, तो यहाँ लाल बहादुर शास्त्री। कब मिला था? 1966 में। अगर आपसे पूछ ले कि भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी कौन है, तो यहाँ खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। कब मिला था? 1987 में मिला था। ठीक है। और जो है इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगर आपसे पूछ ले कि 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया है, तो यह कुल मिलाकर 5 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को? 5 लोगों को। इसमें जो है एक मिला है कर्पूरी ठाकुर को। यह जो है बिहार के जो है 2 बार सीएम रह चुके हैं। कितने बार?
बिहार के 2 बार सीएम रह चुके हैं। इनको जो मिला है मरणोपरांत मिल दिया गया है। कब दिया गया है? मरणोपरांत। अगर आपसे पूछ ले दूसरे व्यक्ति कौन है, तो इनको मिला एम.एस. स्वामीनाथन को। किसको मिला है? एम.एस. स्वामीनाथन को। ये जो हैं यह भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। कौन? हरित क्रांति के जनक। कब? 1967-68। 1967-68 में भारत में हरित क्रांति लागू हुई थी, उसके जो है जनक माने जाते हैं। तीसरे मिला है पीवी नरसिम्हा राव को। यह भारत के जो है प्रधानमंत्री रह चुके हैं। एक मिला है लाल कृष्ण आडवाणी को और मिला है चौधरी चरण सिंह को। ये जो है 5 व्यक्तियों को इस बार जो है भारत रत्न दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो उस समय क्वेश्चन पूछा गया था तो 2020 का आईपीएल खिताब पूछा गया था, लेकिन इस बार जो है तुम्हारा जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 24 का पूछा जाएगा, या फिर अगर 25 में एग्जाम होता है आईपीएल के बाद में तो 25 का पूछा जाएगा। तो जो है इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कोलकाता नाइट राइडर्स। क्या हो जाएगा? कोलकाता नाइट राइडर्स। अब इस क्वेश्चन के साथ में आईपीएल के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सबको यहीं पर डिस्कस कर लो, ताकि आपको जो है कहीं से पढ़ने की जरूरत ना पड़े, और इनको जो है आप नोट्स बनाते चलिए, ताकि जो है बार बार आपको वीडियो ना देखना पड़े। अगर आपसे पूछ ले कि आईपीएल 2024 का जो संस्करण है यह किस नंबर का था, तो यह 17वें नंबर का था। किस नंबर का था? 17वें नंबर का। अगर आपसे पूछ ले कि आईपीएल 2024 का उप विजेता कौन है, तो यह तुम्हारे सनराइजर्स हैदराबाद। कौन है? सनराइजर्स हैदराबाद। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि अगर विजेता टीम को जो है कुल कितनी राशि मिली है, तो इनको मिले हैं 20 करोड़ रुपए। कितने मिले हैं? 20 करोड़ रुपए। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि उप विजेता टीम को कितने रुपए मिले हैं, तो इनको मिले हैं 12.5 करोड़ रुपए। कितने? 12.5 करोड़ रुपए। अगर आपसे पूछ ले कि आईपीएल 2024 में ऑरेंज कप का खिताब जो है यह किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है विराट कोहली को। किसको दिया गया है? विराट कोहली को। इन्होंने जो है कुल मिलाकर 741 रन बनाए थे। कितने बनाए थे? 741 रन। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि पर्पल कैप जो है किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है हर्षल पटेल को। किसे दिया गया है? हर्षल पटेल को। इन्होंने कुल मिलाकर जो है 24 विकेट लिए थे, और यह जो है किंग्स 11 पंजाब की तरफ से जो है इस बार आईपीएल खेले थे। अगर आपसे पूछ ले कि आईपीएल 2024 में मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी कौन रहा है, तो रहे हैं सुनील नारायण। कौन रहे हैं? सुनील नारायण। अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक जो है छक्के किसने मारे हैं, तो मारे हैं अभिषेक शर्मा ने। किसने? अभिषेक शर्मा ने। कुल मिलाकर कितने मारे हैं? 42 छक्के। कितने? 42। और इन्होंने जो है सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से जो है खेला था। किससे? सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है, तो तुम्हारा हो जाएगा दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा हो जाएगा? दुधवा नेशनल पार्क। अगर गुजरात का पूछ ले तो गुजरात में एक है गिर नेशनल पार्क। कौन सा है? गिर नेशनल पार्क। अगर पूछ ले राजस्थान में, तो यहाँ पर एक है सरिस्का, ठीक, एक है डेजर्ट दर्रा। ये जो है नेशनल पार्क यहाँ पर राजस्थान में है। अब इस क्वेश्चन के साथ में जो है जिम कार्बेट का निपटारा करेंगे हम, क्योंकि इसकी हिस्ट्री देखते हैं ये कब बना था, और जो है पुराना नाम इसका क्या था, नया नाम क्या था। तो अगर आपसे पूछ ले कि जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है यह कहाँ पर है, तो यह नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर? नैनीताल उत्तराखंड में। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। कब हुई थी? 1936 में। अगर आपसे पूछ ले कि इसका नाम क्या है, इसका नाम जो है पुराना नाम इसका जो है क्या रखा गया था किसके नाम पर, तो तुम्हारे थे अंग्रेज थे तुम्हारे, उनका नाम था विलियम मैल्कम हैली। इनके नाम पर जो है हैली नेशनल पार्क जो है रखा गया था। लेकिन 1956 में इसका नाम बदलकर जिम कार्बेट कर दिया गया। तब से जो है इसका नाम जिम कार्बेट नेशनल पार्क ही है। उसके बाद में 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आता है, उसके तहत यह जो है भारत का पहला जो है टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है। ये तुम्हारा जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व, ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में इसका नाम क्या है, तो वर्तमान में इसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क। यह नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि इसके पड़ोस से एक नदी गुजरती है, उसका नाम है रामगंगा। कौन सी नदी? रामगंगा नदी गुजरती है, इसलिए इसका जो नाम है रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय संविधान है यह कब लागू हुआ था, तो लागू हुआ था 26 जनवरी। इसको जो अगर आपसे पूछ ले कब स्वीकार किया गया था, तो यह स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, तो यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अगर आपसे पूछ ले कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने दिन लगे थे, तो उसमें जो लगे थे 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। कितने लगे थे? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी, तो इस पर कुल मिलाकर 114 दिन बहस हुई थी। कितने दिन? 114 दिन जो है बहस हुई थी। अब जो है संविधान सभा जो थी उसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, तो उनको देखते हैं, क्योंकि यह जो कार्य तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न तुम्हारे परीक्षा में बहुत बनते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि तिरंगा कब अपनाया गया था, तो तिरंगा अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। अगर आपसे पूछ ले इसका डिजाइन किसने बनाया था, तो इसका डिजाइन बनाया था पिंगाली वेंकैया। किसने बनाया था? पिंगाली वेंकैया ने। पिंगाली वेंकैया जो है इसका डिजाइन बनाया था। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता कब ग्रहण की थी, तो ग्रहण की थी मई 1949 में। कब? मई 1949 में। अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था, तो यह अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था, तो यह अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी बेरी एक रोग है जो है किसकी कमी से होता है? ये क्वेश्चन है डैश की कमी से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विटामिन बी 1। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, विटामिन बी 1 की कमी से जो है रोग तुम्हारा होता है बेरी बेरी। कौन होता है? बेरी बेरी। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम विटामिन के सभी रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग को डिस्कस करेंगे। अब इस क्वेश्चन के साथ में विटामिन के आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। जीके जीएस पढ़ने का यह सबसे बेस्ट तरीका है। और जो है अगर आपको जीके अच्छे से तैयार करनी है तो इसी प्रकार से भी पढ़नी पड़ेगी। अगर आपसे पूछ ले जो विटामिन ए है इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल इसका जो है रासायनिक नाम है। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी कमी से रोग कौन होता है, तो विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी। क्या कौन सा होता है? रतौंधी। अगर आपको रतौंधी हो रही है तो आपको इसके जो है प्रमुख स्रोत हैं, तो आपको गाजर जो है इसका प्रमुख स्रोत होता है गाजर। अगर आपसे पूछ ले कि जो विटामिन बी 1 है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। क्या होता है? थायमिन। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी कमी से रोग कौन होता है, तो इसकी कमी से रोग होता है बेरी बेरी। कौन होता है? बेरी बेरी। अगर आपसे पूछ ले कि विटामिन बी 2 जो है इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। क्या है? राइबोफ्लोविन। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी कमी से रोग कौन कौन से होते हैं, तो इसकी कमी से रोग होता है वृद्धि का रुकना, जीभ पर छाले पड़ना। ये जो है इसकी कमी से रोग होते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है नियासिन। क्या है? नियासिन। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी कमी से रोग कौन होता है, तो इसकी कमी से रोग होता है त्वचा जो होती है उस पर फोड़े पड़ जाते हैं, त्वचा पर फोड़े पड़ना। नेक्स्ट है विटामिन बी 5। कौन है विटामिन बी 5? अगर आपसे पूछ ले इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है पैंटोथेनिक एसिड। पैंटोथेनिक एसिड। इसकी कमी से जो रोग होता है तुम्हारा पैरों में जो जलन होती है ये पड़ने लगती है, पैरों में जलन पड़ने लगती है। अगर आपसे पूछ ले कि विटामिन बी 12 जो है इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन या जो इसका रासायनिक नाम है। अगर आपसे पूछ ले इसकी कमी से रोग होता है जो है तुम्हारा रुधिर रुधिर की कमी होने लगती है, यानी एनीमिया जो है रोग तुम्हारा होने लगता है। और विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है जो एक तत्व होता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। अगर आपसे पूछ ले
कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसमें जो है इसकी कमी से तुम्हारा एक रोग होता है स्कर्वी। कौन सा होता है? स्कर्वी। क्योंकि इसमें जो है अगर थोड़ी सी भी चोट लगती है तो उस पे जो है रक्त निकलने लगता है। या फिर इसकी कमी से एक रोग होता है अस्थियां कमजोर हो जाती हैं। क्या हो जाता है? अस्थियां कमजोर हो जाती हैं। अगला है विटामिन डी। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से जो रोग होते हैं, एक तुम्हारा होता है रिकेटस। क्या होता है? रिकेटस। इसी को कहते हैं सूखा रोग। क्या कहते हैं? सूखा रोग। या फिर दांत जो है कमजोर हो जाते हैं, दांतों का सड़ना आदि जो है इसकी कमी से रोग होने लगते हैं। अगला है विटामिन के। कौन सा है? विटामिन के। अगर पूछ ले इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। अगर आपसे पूछ ले इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, तो इसकी कमी से रोग होता है जनन शक्ति का कम होना। क्या होता है? जनन शक्ति का कम होना। अगर आपसे पूछ ले कि विटामिन के जो है इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। क्या है? फाइलोक्विनोन। इसकी कमी से अगर आपसे पूछ ले कि रोग कौन होता है, तो इसकी कमी से होता है रुधिर का स्राव होना, यानी रक्त का थक्का ना जमना। रक्त का थक्का जो है इसकी कमी से नहीं बनता है। ऐंठन या हीमोफीलिया आदि रोग जो है हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और जो है उनसे चैनल सब्सक्राइब करने को भी कहें।